बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे, फिर हम इसकी इक्वेशन देख लेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे और फिर साथ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इट इज़ जनरली बिलीव दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट जो है एनर्जी की ही एक फॉर्म है एंड हीट एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, कि हमने अगर हम ने एनर्जी को चेंज करना है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, तो आइदर हम हीट की फॉर्म में करेंगे या वर्क की फॉर्म में करेंगे, और हीट एंड वर्क जो है आपस में इंटरचेंजेबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मेनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि हम इसको क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होता किसी भी सिस्टम के अंदर से या सराउंडिंग के। ठीक है, अगर सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो उस उतनी एनर्जी हमारे पास क्या सराउंडिंग गेन कर रही होती है। ठीक है, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व भी होती है। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम सिलेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ठीक है, energy can neither be created nor destroyed, although it can be transferred from one form of to the other another। कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन एक हम इसे खुद क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। या फिर हम कह सकते हैं टोटल मैस एंड एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी एनर्जी या फिर मैस जो है हमारे पास कांस्टेंट रहती है। Whenever a quantity of one kind of energy is produced, an exactly equivalent amount of another kind of energy must be displayed। कि हमने पहले ऊपर बात कर ली कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट और उसकी फॉर्म में वर्क की फॉर्म में होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उतनी अमाउंट में दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी जो है डिसअपेयर हो रही है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है हमारे पास कंजर्व रह रही है। ठीक है, हम जस्ट एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्वलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी जो है वो सेम है हमारे पास। दैट इज व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड कन्वर्टेड इनटू हीट या और हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मैकेनिकली इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट। कि जितनी हमने हीट दी वो इक्वल है कि जितना कोई सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, वो यानी टोटल एनर्जी हमारे पास फिर भी सेम रह रही है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। यानी कि हमें कोई इमेजिनरी मशीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जो वर्क करे विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम एनर्जी देंगे तो वो वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, या हम हीट देंगे तो वो वर्क परफॉर्म करेगा। ऐसा कोई इमेजिनरी सिस्टम नहीं है हमारे पास कि हम उससे वर्क करवाना चाहते हैं और लेकिन हम उसे एनर्जी नहीं दे रहे। तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। कि फर्स्ट लॉ में हमने कहा कि जब भी किसी भी सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन देख लेते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, वो यूजली डील विथ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के बारे में हमने बता दिया था कि हमारे पास जो है ओपन सिस्टम कैसे होते हैं, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम कैसे होते हैं। ठीक है, हेयर दिस सिस्टम मैस इज हेल्ड फिक्स। क्लोज सिस्टम में हमारे पास क्या है, मैस चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, besides changing the mass of system by adding or removing matter, we can change the energy of system by doing work on it और by heating it। ठीक है, हम क्या करते हैं क्लोज सिस्टम में मैस को चेंज नहीं करते, यानी कि मैस हम ऐड और रिमूव नहीं करते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। कैसे एनर्जी चेंज होगी, या तो वो वर्क किया जाए उसके ऊपर या उसको हीट दी जाए। ठीक है, the first law of thermodynamics assert that there exists an extensive state function E called the total energy of the system such that for any process in closed system। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, Q, ठीक है,
अगर हम इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू भी आ सकता है, ठीक है। Q सिंपली हमारे पास क्या है, हीट। आपने पीछे देख लिया था कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट दें तो वो क्या काम कर सकता है, वो दो काम कर सकता है। एक, उसकी डेल्टा ई जो कि इंटरनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है हमारे पास, उसको चेंज कर सकता है, या फिर वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकता है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब E हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, या हमने इंटरनल एनर्जी की बात कर ली थी कि ये सारी उसकी मोशन और कंस्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है, तो ये उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेयर डेल्टा ई इज द एनर्जी चेंज अंडरगोन बाय द सिस्टम, ठीक है, कि डेल्टा ई क्या है, सिस्टम की एनर्जी का चेंज है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस क्यू इज द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, की हीट जो है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि हमने कोई भी प्रोसेस किया तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, तो वो जितना वर्क डन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। The first law of thermodynamics also asserts that the change in the energy delta E of a system is accompanied by a change in energy of the surrounding equal to minus delta E, कि सिस्टम की जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है उतनी सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अमाउंट सेम होगी लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव है, कि या एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी जगह पे डिक्रीज आएगा। So the total energy of the system plus surrounding remain constant, जिसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा है, ठीक है, ये कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा ई ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ई ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। अगर सिस्टम की पॉजिटिव है तो सराउंडिंग की क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। The conservation for convention for the sign of Q and W are set from the system viewpoint। हमने W के और Q के हमने क्या किया था, साइंस देख लिए थे कि पॉजिटिव किसके लिए आना है और नेगेटिव किसके लिए आना है, ठीक है। When heat flow into the system from the surrounding during the process, Q is positive, Q is greater than zero। यानी जब हम सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, किसी चीज में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा उसका आंसर, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि हम अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी हीट क्या होगी, पॉजिटिव लिखेंगे। एंड आउटफ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ सिस्टम टू द सराउंडिंग मींस क्यू इज नेगेटिव, कि आप सिस्टम से कोई चीज निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, और सराउंडिंग को दे रहे हैं, तो सिस्टम की तो कम हो जाएगी, तो इसलिए क्यू जो है सिस्टम के लिए नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ठीक है, कि अब बाहर से कोई चीज सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, मीन उसको कंप्रेस कर रही है, उसको प्रेशर डाल रही है, जैसे कि कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम था, तो क्या हो रहा है कि अब बाहर वाली कोई और चीज, एक्सटर्नल चीज काम कर रही है, सिस्टम खुद तो काम नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, W इज पॉजिटिव। व्हेन द सिस्टम डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, अपनी एनर्जी यूज करेगा, तो वही इसके लिए W की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी, यानी ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। A positive Q and positive W each increase the internal energy of this system, कि अगर हमारे पास दोनों के साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे पास क्या है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव क्यू का मतलब क्या है कि हमने सिस्टम को एनर्जी दी और सिस्टम ने वर्क किया, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर किया, हम एनर्जी देके हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और सिस्टम से वर्क करवा रहे हैं, यानी एक सराउंडिंग उसके ऊपर वर्क कर रही है, तो क्या होगा, दोनों के साइन क्या हो गए, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो कि हमारे पास क्या है, क्या होता है कि डेल्टा ई में इंक्रीज आता है, यानी पॉजिटिव होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फॉर एन इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि जो बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो हम इसको डी ई लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्लोज सिस्टम है हमारे पास, वेयर डी इज द इनफाइनाइट स्मॉल change in the system energy in the process with infinitesimal
heat dq flowing into the system and infinitesimal work done on the system, ठीक है, dw। यानी कि अगर स्मॉल चेंज, अगर डेल्टा हम लगाते हैं लार्ज चेंज के लिए, d होता है हमारे पास स्मॉल चेंज के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी इज जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अ स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, कि ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, ये पाथ पे फॉलो नहीं करती। लेकिन आपको पता है हीट एंड वर्क जो है हमारे पास पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब इसीलिए आपने देखा कि ई को, इंटरनल एनर्जी को कैपिटल वर्ड से लिखा है, हमने कहा था स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल वर्ड से लिखते हैं, ठीक है। For any process, delta E thus depend only on the final and initial state of the system and is independent on the path used to bring the system from the initial state to the final state के path पे depend नहीं करती है, ठीक हो गया। If the system goes from state 1 to state 2 by any process, तो हमें पता है डेल्टा E का मतलब क्या है कि E2 माइनस E1, यानी ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास E फाइनल से हम माइनस कर देंगे E इनिशियल। द सिंबल डेल्टा ऑलवेज मीन द फाइनल वैल्यू माइनस बाय द इनिशियल वैल्यू, कि फाइनल जो भी वैल्यू है उसमें से हम इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। The process, a process in which the final state of system is the same as the initial state, के cyclic process जो होता है, आपने cyclic process भी पढ़ा था कि system different successive stages से जाके वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसमें इनिशियल एनर्जी और जो है फाइनल एनर्जी इक्वल हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, कि फाइनल में से इनिशियल जब माइनस करेंगे, सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। यानी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर याद रखें कि डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, which must obviously be true for the change in any state function in a cyclic process, कि कोई भी state function हो, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या होगा जीरो, डेल्टा टी क्या जीरो होगा, डेल्टा पी क्या जीरो होगा, या फिर डेल्टा ई क्या है, जीरो है, ठीक है। In contrast to energy, the quantities of Q and W are not the state function, हमें पता है ये state function नहीं है। The heat Q and the work depend on the path used to go from state 1 to state 2, कि ये path function है, ये path पर depend करें कि system किस किस तरह से एक position से दूसरी position पे गया है, ठीक है। When the volume of system remain constant, delta V is equal to 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा वी जीरो कर दें। आपने आगे देखा होगा या पीछे देखा होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 से मैं आपको बता देती हूँ कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, प्रेशर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम सिस्टम का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वी अगर जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो ये वर्क जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये और डेल्टा क्यू को हम क्यू वी लिख रहे हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब सिंपल याद रखेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा ई जो है वो इक्वल हो जाएगी हीट ऑफ द सिस्टम पे। It should be noted that the heat absorbed or evolved at constant volume is equal to change in internal energy delta E, ठीक है। इसकी ये स्टेटमेंट दी है कि हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो रही है एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास प्रेशर जीरो हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अपोजिंग प्रेशर इज जीरो, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, वर्क में प्रेशर की टर्म आती है तो इसका मतलब है वर्क भी जीरो हो जाएगा। व्हेन सिस्टम एक्सपैंड इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में क्या होता है, उसकी फ्री एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अब क्या है कि प्रेशर जीरो हो रहा है, तो अगेन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। आपको पता है कि वर्क अगर जीरो हो गया, वर्क कैसे जीरो हो सकता है, या प्रेशर जीरो हो जाए या वॉल्यूम में चेंज जो है वो जीरो हो जाए, तो जब वर्क जीरो होगा तो हमारे पास क्या है, डेल्टा ई जो है वो इक्वल हो जाती है क्यू के, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने न्यूमेरिकल्स देख लेने होते हैं कि डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी टू माइनस वी वन, ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पी एक कांस्टेंट वैल्यू है अगर हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, पी वी टू माइनस पी वी वन, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में एन आर टी। अब चेंज किस में आ रहा होता है,
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के। तो आपको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। ये 2 स्टेट के लिए, तो ये 2 स्टेट के लिए आ जाएगा, और ये माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस आर nRT1, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं वर्क की। तो वर्क की वैल्यू के लिए हम वैल्यूज पुट कर दें, जो आपको टेम्परेचर की वैल्यू उन्होंने दी है T2 और T1 की वैल्यू, R की वैल्यू हमें मालूम होती है, और नंबर ऑफ मोल गैस के मालूम हो, तो हम वहाँ पे भी वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम एक और टर्म देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, जिसे हम सिंपली हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं, कि ये हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम है। और इसका रिलेशनशिप हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी ई के साथ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशनशिप है जो कि आगे भी आप लोगों ने यूज़ करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले बेसिक पढ़ा रही हूँ केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, ताकि हमने जो एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे इंटरनल वो एंट्रोपी करनी है, ये गिव फ्री एनर्जी को करना है, तो आपको ये एक्सप्रेशन सारे जो है आने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना ये बेसिक इसका करवा रही हूँ पहले, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम देख लेते हैं। एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस सिस्टम आल्सो expend energy in doing PV वर्क, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम जो है उसके ऊपर हम एक कोई प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है कि आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक था, आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोबैरिक प्रोसेस था, ठीक है। स्टार्ट ऑफ चैप्टर पे हमने बताए थे कि हम किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस लगा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को हमने क्या कहा था, आइसोबैरिक, ठीक है। दिस सिस्टम आल्सो एक्सपेंड एनर्जी इन डूइंग वर्क, ठीक है। अब हमने कोई प्रोसेस लगाया तो सिस्टम अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेगा, वो वर्क करेगा। देयरफॉर द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, कि वो किसके इक्वल आ जाएंगे, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएंगे, प्लस द पीवी एनर्जी। पीवी एनर्जी क्या है, वर्क। This is called the enthalpy of the system and denoted by symbol कैपिटल H। कैपिटल H आपको पता चल गया, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये इसको एंथैल्पी कहते हैं। अब सिंपली फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ही देख लें कि हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू E प्लस W, ठीक है। इसका मतलब है Q की जगह पे हमने एंथैल्पी का वर्ड यूज कर लिया, H यूज कर लिया कि H इज इक्वल टू E प्लस PV। PV आ गया वर्क के लिए, E जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी था, और H क्या था, हीट, ठीक है, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कह रहे हैं। यानी कि ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। और आप ये देख नीचे इक्वेशन नंबर 5 को अगर देखें तो वहां पे हम कह रहे हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि अगर हम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो Q और H सेम है, सेम वैल्यू आएगी। तो इसलिए ये आप के लिए इसको समझने में आसानी होगी कि H इज हमारे पास Q से ही रिलेट कर रहा है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, H इज इक्वल टू E plus PV, ठीक है। वेयर E is the internal energy, P is the pressure and V is the volume of the system। कंडीशन क्या है कि सिस्टम हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। अगर वॉल्यूम पे लें तो स्टेटमेंट हमारे पास चेंज हो जाती है। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है इसको हमने याद रखना है, ठीक है। The enthalpy H is defined as the state function since its value depend only on the values of internal energy, pressure and volume, which are the state function. It is not possible to measure the absolute value of the enthalpy, लेकिन हम इसके चेंज को मेजर कर सकते हैं कि सिस्टम अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है तो उसमें कितना चेंज आता है। However, a change in enthalpy accompanying a process can be measured accurately and this is given by the expression कि हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज की टर्म में लेते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H, 1 से हम इक्वेशन 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस PV क्या है, प्रेशर तो हम एक कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, ठीक है। और चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा V लिखेंगे, P डेल V लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है। अभी अगर इस इक्वेशन को हम ओपन करें तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर के में भी चेंज लिख रहे हैं, लेकिन अब नीचे वाली इक्वेशन में हम कह रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
या आप पहले वाली इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, डेल का साइन पी और वी के साथ लिख सकते हैं, दोनों के साथ। तो आप इसको ओपन करें तो ये क्या बन जाता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, यानी एक दफा चेंज आप वॉल्यूम में चेंज ले रहे हैं और एक दफा आप प्रेशर में चेंज ले रहे हैं। ठीक है, फॉर अ चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर कि डेल्टा पी हमारे पास 0 है, तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बन जाएगी हमारे पास कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है सिंस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हमने पहली इक्वेशन जो है वो ये देखी है। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल वी। Let us restrict our attention to change that occur only at constant pressure, कि constant pressure पे होगा for such a system कि वर्क क्या होता है is equal to minus p delta v। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम के। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अब वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, और वर्क डन ऑन सिस्टम जो होता है बाय सराउंडिंग वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब सिस्टम ने खुद वर्क किया है तो वो जो है नेगेटिव आएगा। तो W की वैल्यू क्या है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। तो क्या होगा, जब हम W की वैल्यू माइनस डेल्टा P डेल्टा V पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, पहले डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, तो ये पी डेल्टा वी कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली टर्म मैंने आपको बताई थी कि ये एंथैल्पी जो है वो हीट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड के इक्वल होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। हैंस दिस सर्व्स कि पी मींस एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, thus the enthalpy change is equal thus the enthalpy change is equal to the heat evolved or absorbed. Thus the enthalpy change is equal to the heat evolved or absorbed qp when the reaction is carried out at constant pressure, कि ये qp के इक्वल है और p का मतलब स्मॉल p का हमें मतलब पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज हो रहा है। दिस डेल्टा इज कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द हीट ऑफ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर की, यानी कि अगर हमने डेल्टा एच को निकालना है तो हमें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट चेंज आ रही है या हीट कंटेंट में चेंज आ रहा है, हम उससे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच निकाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई का क्या रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज अ पीवी। ठीक है, अगर मैं आपको ये इक्वेशन नंबर आप ये कह दो 3 देख लें कि डेल्टा एच, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी। ठीक है, अब या पी डेल्टा वी कर लें। ठीक है, इन दोनों अगर ये पी डेल्टा वी खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा ई में हम हमारे पास क्या है, प्लस करेंट पी डेल्टा वी, तो ये डेल्टा एच का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस इक्वेशन से भी हमें पता चल जाता है कि डेल्टा एच ग्रेटर है, क्यों कि इसमें डेल्टा ई में कोई वैल्यू प्लस करने हैं तो ये हमारे पास डेल्टा एच बन रहा है। ठीक है, हम इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं यहाँ पे। Difference between delta H and delta E is a PV term related to the expansion of work। ठीक है, जब एक्सपेंशन वर्क होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है। द reaction involving solid and liquid only in the change in volume is very small, कि जहाँ पे लिक्विड है या गैस सॉलिड है तो वहाँ पे डेल्टा वी हमारे पास बहुत स्मॉल हो सकता है। तो ये डेल्टा वी वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो सकती है, नेग्लिजिबल हो सकती है। ठीक है, द टर्म पी डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल फॉर सच रिएक्शन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। लेकिन अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देख सकते हैं, on the other hand, if gases are produced or consumed during the reaction, delta H and delta E are quite different। ये different है। Assuming the ideal gas behavior, हमारे पास क्या है, PV is equal to nRT। ठीक है, इक्वेशन में भी हमारे पास PV है या P डेल्टा
वी है। तो अब हमारे पास क्या है, डेल्टा है पी वी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकें, डेल्टा एन आर टी आ जाएगा, वेयर डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, where delta n is the change in number of moles of ideal gaseous substance due to chemical reaction at a constant temperature, ठीक है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है हमने डेल्टा एन पीछे कौन से वाला पिछले चैप्टर्स में भी देखा होगा, या हम लोगों ने केमिकल थर्मोडायन उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखते हैं, हम इसको काउंट करते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कर दें तो वो डेल्टा एन बच जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम पी वी की जगह पे क्या पुट करें, डेल्टा एन एन आर टी पुट कर रहे हैं, अगर डेल्टा की टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो इसकी जगह पे पी डेल्टा वी की जगह पे हम क्या करें, डेल्टा एन आर टी करें, ठीक है। और डेल्टा एच हमने देख लिया था कि डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, वो क्यू पी के इक्वल था, ठीक हो गया। और डेल्टा ई जो है वो इक्वल होती है क्यू वी के इक्वल होती है, ये पीछे हमने पीछे देख लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और ये पी डेल्टा वी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एन आर टी कर सकते हैं। ये पिछली इक्वेशन को ही रिलेट कर रहा है कि डेल्टा एच क्यू पी के इक्वल होता है और डेल्टा ई जो है क्यू वी के इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। ये भी हमने पीछे किया है। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच only the number of moles of the gaseous reactant and product are taken into consideration. The value of gas constant R in joules per degree per mole is, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 8.314 जॉल आ गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें डेल्टा एन की वैल्यू मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नीचे आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है और वहां से आप क्या कर सकते हैं, हीट कंटेंट, ये कंबशन निकालने हैं, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकाल रहे हैं। तो ये तो था एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी की टर्म देख लेते हैं। एक्चुअली इसको हमने करना नहीं था, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हमने एंट्रोपी में यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्विकली हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी पी क्या होता है, सी वी क्या होता है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं और आगे वाले टॉपिक के अंदर से भी हम कुछ थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस देखेंगे ताकि हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है हम उसकी तरफ जाएं क्विकली, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, बाय हीट कैपेसिटी वी मीन द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट और स्टोर एनर्जी। कि हीट कैपेसिटी या कैपेसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करने की या उसको स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है किसी सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी या कितनी कैपेबिलिटी है किसी सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी हीट कैपेसिटी आ जाती है। By heat capacity, we means that the capacity of system to absorb heat or store energy. The heat capacity of system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree or 1 Kelvin. कि किसी भी सिस्टम का जो ओरिजिनली किसी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है मौजूद है, उसका हमने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है या उसका 1 केल्विन टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी। Thus, if Q is the amount of heat supplied to a system and as a result the temperature of system raised from T1 से T2 यानी डेल्टा T आ जाएगा, then the heat capacity जिसे C से रिप्रेजेंट करें is given by the following equation के C is heat capacity is equal to Q जितनी हीट दी और जितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, T2 माइनस T1 और डेल्टा आ गया, यानी C is equal to Q ओवर डेल्टा T इक्वेशन आ जाती है। However, since the heat capacity varies with temperature, therefore the value of C has been considered to consider over a very narrow temperature range, यानी कि बहुत स्मॉल चेंज के आएगा, ठीक है। इसलिए हम स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा यूज को चेंज करके
पार्शियल डिफ्रैक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है, या स्मॉल डी यूज कर लेंगे, ठीक है, डी यूज कर लेंगे। 10 अब क्यू हमारे पास क्या था, पाथ फंक्शन है, तो इसके लिए कर्ली यूज करेंगे या पार्शियल यूज करेंगे, और टी जो है हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसके लिए डी यूज करेंगे, ठीक है। 10 इफ curly q is the small amount of heat absorbed by a system which raises the temperature of the system by a small amount dt, ठीक है। अब dt क्या का मतलब क्या होता है कि c से फ्रॉम t टू t प्लस dt, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी एक स्टेट से, जब t टेम्परेचर है उसका, तो वो t प्लस dt जो जितना चेंज आ रहा है वो उसमें जा रहा है, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम विल बी गिवन बाय, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, c इज इक्वल टू कर्ली q या पार्शियल डिफ्रैक्शन ऑफ q, पार्शियल चेंज इन q और dt आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की टर्म यूज की हुई है, हम उसको भी देख लेते हैं। सिंस q इज अ नॉट अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, देयरफॉर द c इज आल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन, कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पाथ फंक्शन है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। Hence, to know the value of C, the condition such as the constant volume or constant pressure have to be specified with define the path, ठीक है। हमने क्या करना है कि C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा या फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है। अगर हमने अमाउंट स्पेसिफिक कर दी है, हमने मेंशन कर दिया कि 1 ग्राम है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम क्या कहेंगे कि ये स्पेसिफिक हीट है, कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करें। इट इज डिनोटेड बाय सी एंड गिवन बाय एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू क्यू ओवर m into delta t, ठीक है, t2 minus t1, where q is the heat absorbed by m gram of the substance to date temperature from t1 से t2। अब हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, देखो हीट कैपेसिटी थी, ठीक है, फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल दी जिसमें हमने मैस को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब मोलर का मतलब क्या, कि हम एक मोल या मोल्स की बात करेंगे तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी करेंगे। और दूसरी बात आप ये देखें कि वो क्या थी, पाथ फंक्शन थी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास स्टेट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। Molar heat capacity is defined as the amount of heat absorbed by 1 mole of the substance to raise the temperature by 1 Kelvin या 1 degree, ठीक है। It is denoted by capital C. The SI unit of molar heat capacity is joule per degree per mole, ठीक है। वही बात कि जॉल क्या है हीट के लिए, पर डिग्री, ठीक है, यानी टेम्परेचर में चेंज पर मोल, के एक मोल के लिए, फॉर 1 मोल सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। अब हमने ऊपर पहले बात की कि हमें इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेना पड़ेगा या कांस्टेंट प्रेशर पे लेना पड़ेगा। तो हम इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कर्ली Q इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है और वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी, हम क्या करें, दोनों साइड इक्वेशन नंबर 5 की दोनों साइड को डी टी से डिवाइड करें, तो कर्ली Q ओवर कर्ली टी डी टी क्या बन जाएगा, ठीक है, C की वैल्यू बन जाएगी। अब दूसरा हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन, डी ई प्लस पी डेल वी ओवर डी टी। अगर हम इसको ले लें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो डी वी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी पी डी वी वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये क्या रह जाएगा, डी ई ओवर डी टी रह जाएगा। अब हम किस कंडीशन पे ले रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सी वी इज इक्वल टू कर्ली ई यानी स्मॉल चेंज इन ई और कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, आगे कहीं यूज होगी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इक्वेशन आगे यूज होनी है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। दिस इक्वेशन डिफाइंस दी सी वी, ठीक है,
The heat capacity at constant volume Cv is defined as the rate of change of internal energy. देखो change in internal energy आ गया ना with temperature at constant volume is, ठीक है, देखिए ये change in internal energy with change in volume at constant change in temperature at constant volume is equal to Cv. For an ideal gas equation may be written as, हम क्या कर सकते हैं कि करली यानी स्मॉल चेंज की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं डी की में टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा सी वी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बन जाती है ये स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि हम हीट दे रहे हैं तो उसमें के टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा और वो जो है फिर क्या वैल्यू बन जाती है व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इक्वेशन 6 बिकम्स सी पी, पी इसलिए लगा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, इज इक्वल टू del curly E over curly T at constant pressure plus P curly V over curly T at constant pressure आ जाएगा। ठीक है, ये वही इक्वेशन है अगर आप ऊपर इन्होंने ये दी हुई है P डेल्टा V वाली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसी को आप इन्होंने क्या किया कि डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि हम कांस्टेंट प्रेशर में ये ले रहे हैं टर्म, तो ये डेल कर्ली क्यू ओवर डेल्टा टी, तो हमारे पास क्या बनेगा सी, और कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो ये आ गया, और दूसरा डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी आ गया, या इसको कर्ली ई और कर्ली टी कर लें। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है पी डेल्टा वी है, तो पी एक साइड पे रखा हमने, कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस मीन्स दैट Cp is controlled by the rate of change of internal energy with respect to temperature। ठीक है, अब अगर हम एंथैल्पी की इक्वेशन देखें कि वो क्या था, एंथैल्पी इज इक्वल टू एच प्लस इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 10 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हम पहले इसकी वैल्यू पुट कर लें फिर हम एच की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, तो वो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी डी टी से डिवाइड कर रहे हैं हम, या डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसकी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इक्वेशन 10 क्या बन जाएगी, डी एच ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्लस पी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 11 विद इक्वेशन 9, हमारे पास क्या है कि अगर इक्वेशन 9 में जो दो टर्म है कि डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो दोनों टर्म जो हैं वो तो इक्वल आ रही हैं डेल्टा एच के। ठीक है, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम क्या कर सकते हैं इसको पुट कर सकते हैं वहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 भी आप लोगों ने याद रखनी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से इक्वेशन नंबर 8 देखें कि सी वी जो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी के इक्वल है, लेकिन इक्वेशन 12 क्या है कि सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ डेल्टा ई नहीं है। ठीक है, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। हमने देखा था कि डेल्टा ई में प्लस पी वी करेंगे तो फिर हमारे पास डेल्टा एच बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 से भी हमें दोबारा से नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम यहीं से हमने ये इक्वेशन नंबर 8 और 12 ही देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से एक टर्म बड़ी है और एक टर्म छोटी है। ठीक है, अब हम उसको देख लेते हैं, और ये भी आपको पता चलेगा कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो फिर जो है हमारे पास क्या है, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है,
when the volume is kept constant no work is done by the system. ठीक है, कि जब हमारे पास क्या है, when volume हम कांस्टेंट कर रहे हैं, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हमें पता है कि वर्क डन जो होता है जीरो हो जाता है जब डेल्टा वी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप ले रहे हैं सी पी एंड सी पी का, सी वी का। ठीक है, दस the heat absorbed by the system is used up completely to increase the internal energy of the system। कि जब वर्क जीरो हो गया तो जितनी भी एनर्जी हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, ये पीछे वाली इक्वेशन यूज हो रही है कि सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। हाउएवर इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, हम प्रेशर को देख लें, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज up to increase the internal energy of the system and also in doing some work ऑफ एक्सपेंशन। कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले लें तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो सिस्टम में एक्सपेंशन होगी, यानी वर्क डन भी होगा और जो है इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। दस इफ एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज टू बी रेज थ्रू द सेम वैल्यू एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दस इफ एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज टू बी रेज थ्रू द सेम वैल्यू एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, देन सम एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड टू डूइंग द एक्सपेंशन, कि हमें एक्सपेंशन करने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ सिंपली हम देख लें कि हमने सी पी की वैल्यू क्या निकाली थी, सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी था। तो ये हमारे पास क्या है कि सी पी इज, आप देख सकते हो कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। हमारे पास क्या है, the difference between the two heat capacity can be obtained by subtracting equation 8 from the equation 12। वही जो पीछे मैंने आपको कहा था 8 और 12 वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि सी पी और सी वी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हमारे पास सी पी पे इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, और माइनस करने इसको डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी से, और हमें एच की वैल्यू भी पता है, एच क्या था, ई प्लस पी वी था। ठीक है, पी वी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एन आर टी कर सकते हैं, एन क्या है, 1 है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी की जगह पे हमने क्या कर दिया, आर टी पुट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि एच की वैल्यू जो है इक्वेशन ऊपर जो सी पी माइनस सी वी की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या उसे पुट करने से पहले क्या किया, उसको डिफ्रेंसिएशन कर दिया टेम्परेचर के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में डी टी था तो यहाँ पे पहले उसको डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या बनेगा, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी प्लस आर डी और ओवर डी टी डिफ्रेंसिएशन का, और ये टी ऊपर मौजूद है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आर रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हम इसको रीअरेंज कर दें या रीअरेंज करने की बजाय इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसने रीअरेंज किया है, ये माइनस कर दिया कि डेल्टा ई इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इस साइड पे सिर्फ आर रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या, अब ये जब दोनों इक्वेशंस इक्वल आ रही हैं, हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करें डेल्टा एच की, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस किसका इक्वल आएगा, सिर्फ और सिर्फ आर का रह जाएगा। ठीक है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, और यानी कि सी पी की वैल्यू दी हुई है, उसने इसकी वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे दस द सी पी इज ग्रेटर देन सी वी बाई द गैस कांस्टेंट आर। उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8.314। ठीक है, यानी कि सी पी हमेशा हमारे पास ग्रेटर होती है सी वी से, उनकी वैल्यू आपने देख ली, और से कितनी ग्रेटर होती है, इनका डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर का। ठीक है, एक वो टर्म होती है एटॉमिसिटी। ठीक है, अगर हम रेशो ले लें सी पी और सी वी की, तो उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि ये एटॉमिसिटी है, गैमा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.66 आ जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस, अब आप ये भी देखोगे कि मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। ठीक है, 128 था, अब 134 कर दिया। ठीक है, कि यानी कि मैंने उसकी डिटेल में नहीं जा रही इसके, लेकिन ये आपको इक्वेशन इसलिए बताई हैं कि आप लोगों ने इसको जो है ना, ये आगे यूज़ होनी है। ठीक है, और आपने इनको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये है कि डेल्टा यानी डी डब्ल्यू जो वर्क में चेंज आ रहा है वो पी
प्रेशर में और वॉल्यूम में जो वर्क आ रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली हमने ये इक्वेशंस आगे यूज़ करनी होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्विकली देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है, ठीक है। आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कंसीडर n number of moles of ideal gas, I think n, हाँ जी n ही लिखा हुआ है, ठीक है। Consider n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a weightless frictionless piston है placed in a thermostat, ठीक है। ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि वो ऊपर भी मूव हो सकता है, नीचे भी मूव हो सकता है, उसको थर्मोस्टेट में रखा हुआ है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज इट एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि ये एक्सपेंड होती है, कोई भी एक वॉल्यूम है उसका, उससे V1 से V2 फाइनल पोजीशन पे जाती है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज सक्सेसफुली रिड्यूस फ्रॉम P1 टू P2, कि उसके प्रेशर भी उसी तरह चेंज होगा, कि एक्सपेंड हुई है तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ दिस गैस टेक प्लेस इन a finite number of infinite small intermediate step, कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, ठीक है। टू स्टार्ट द एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इज रेंज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, कि ये इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है पी गैस, ठीक है। द पिस्टन रिमेन्स स्टेशनरी, जब हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर इक्वल है तो गैस का प्रेशर इक्वल होगा सेम के, ठीक है। एंड गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद द पिस्टन। इफ पी एक्सटर्नल इज डिक्रीज, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो इंटरनल ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगी, ठीक है। If P external is decreased by an infinite small, the dP is the gas expand reversibly and the volume increased by an infinite small amount dV, which cause the piston to move upward, की expansion होगी तो move upward होगा। The work done by the gas in one infinite small step, यानी कि अब dW क्या होगा, equal to the product of the external pressure, ठीक है, कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना था एंड दी वॉल्यूम चेंज, के वॉल्यूम में चेंज कितना आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर का P माइनस पी डी पी करें कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू P माइनस डी पी मल्टीप्लाई बाय डी वी था, इसको यहाँ हम इसको कर सकते हैं P डेल्टा V माइनस डेल्टा P डेल्टा V आ जाता है। नेग्लेक्टिंग दी वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, की ये वॉल्यूम के अंदर और प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी रह जाता है। ये इक्वेशन हमने पहले भी यूज़ की हुई है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। टोटल वर्क डन इन एन एक्सपेंशन विल बी द सम ऑफ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ पी डी डेल वी, ठीक है। कि अब हमारे पास क्या है कि कई दफ़ा ये रिवर्सिबल है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सारा इसकी सम कर लेंगे इसको, विद द वैल्यू ऑफ पी डिक्रीजिंग एंड द अमाउंट इंक्रीजिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू बी एंड फाइनल स्टेट। इसमें प्रेशर में अगर डिक्रीज आ रहा है और वॉल्यूम में क्या आ रहा होगा, इंक्रीज आ रहा होगा, तो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ दी आइडियल गैस फ्रॉम V1 से V2 पे क्या जाएगा, कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन क्या होता है कि नेगेटिव होता है, सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव साइन आएगा। ये कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 पे P डेल्टा V, ठीक है। सिंस द रिवर्सिबल प्रोसेस DP स्मॉल फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस के हमारे पास क्या एक्सटेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होता है हमारे पास गैस के प्रेशर के इक्वल। सिंपली हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल होता है, ठीक है, या पी की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा, एन आर टी ओवर वी, और इस पी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा कि एन आर टी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय डी वी, ठीक है। यानी डिफ्रेंसिएशन ले लेनी है हमने इसकी, डी वी ओवर डी वी की लिमिट लगा रहे हैं V1 से V2, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग नेचुरल V आता है, ठीक है। अपर लिमिट क्या हो जाती है, V2 डिवाइडेड बाय V1 आ जाता है हमारे पास। तो V मैक्सिमम कितना बन जाएगा हमारे पास कि इसका फाइनल हमारे पास क्या आता है, माइनस आर टी लॉग नेचर V2 ओवर V1 आता है।
अगर हम इसको कॉमन लॉग की फॉर्म में लें, ठीक है, तो ये माइनस क्या बनेगा 2.303 एन लॉग टी एन आर टी लॉग V2 ओवर V1, ये फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट है। अगर हम बॉयस लगा के देखें कि हमारे पास क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर V2 ओवर V1 इज इक्वल टू P1 P2, अगर हम उसकी टर्म में लें तो प्रेशर में क्या होगा, इन्वर्स होता है ना इसका, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि ये बनेगा P1 ओवर P2 बनेगा। लेकिन अगर हम इस माइनस साइन को ख़त्म करें तो ये क्या बनता है P2 ओवर P1 बन जाता है। नोट इन आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क of an ideal gas may be derived similarly and it has exactly the same value with the sign change, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा। here the pressure of the piston P external pressure is increased by dp which reduces the volume of gas, कि अगर आपको पता है कंप्रेस करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस में, आइडियाबैटिक क्या होता है जिसमें क्यू चेंज जो है वो जीरो होती है, ठीक है। एन adiabatic process is one in which there is no heat exchange between the system and surrounding, मतलब Q is equal to zero. Such a process can be achieved in a vessel whose walls are perfectly insulated so that no heat can pass through them, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है जीरो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क के इक्वल आ जाती है। It follows that any work in an adiabatic process is done at the expense of internal energy. ये हीट तो हम दे नहीं रहे, वर्क डन होना है सिस्टम में, तो वो जो सिस्टम की एनर्जी है उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। एज वर्क इज परफॉर्म द एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज एंड टेम्परेचर फॉल। Consider of 1 mole of an ideal gas at pressure P and volume for infinitesimal increase in volume यानी dV होगा at pressure P. The work done by system is expansion हो रही है तो माइनस में आएगा माइनस P delta V. The internal energy decrease by delta E. ठीक है, यानी कि वर्क डन होगा तो एनर्जी डिक्रीज आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा ई की क्या वैल्यू होती है, हमने पीछे देखा था सी वी इंटू डी टी आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। और पी की जगह पे हमें पता है पी इज इक्वल टू फॉर 1 मोल के लिए, ठीक है, आर टी ओवर वी, तो हम क्या करेंगे वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कि सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो क्या बनेगा डी वी ओवर वी। और इधर से हम टेम्परेचर को इधर ले आए दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, टेम्परेचर के लिए T1 से T2 और वॉल्यूम के लिए V1 से V2 पे लगा दें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सी वी लॉग नेचर T2 ओवर T1 इज इक्वल टू माइनस आर लॉग नेचर V2 ओवर V1, अगर हम माइनस को खत्म करें तो V1 ओवर V2 इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और r की वैल्यू हमें पता है सिंस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो हमने r की वैल्यू पुट कर दी, बाकी टर्म ऐसी आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंस लॉग नेचर T2 ओवर T1 इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, और ये वाली सी वी से इक्वेशन को डिवाइड किया, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय सी वी आ गया लॉग नेचर V1 V2, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों को ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। यहाँ एक इक्वेशन नंबर 6 देख लें, आपको पता है ये बॉयस लॉ आइडियल गैस इक्वेशन है T1 या T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर V2 डिवाइडेड बाय P1 V1, तो कहीं पे भी यूज़ हो रही है तो हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यही इक्वेशन है कि आइसोथर्मल में हमारे पास कर्व कैसे चेंज हो गया, कर्व ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। आइसोथर्म में पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन आइडियाबैटिक में क्या है पी डेल्टा वी, और ये एटॉमिसिटी कांस्टेंट होती है, उसकी गैमा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 1.677 दी हुई है, जो रेशियो मैंने आपको जस्ट एक डिजिट में बताया था ये वो है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये एटलीस्ट आप लोगों को इक्वेशन नंबर 6 तक ये आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है। एक्चुअली टाइम ख़त्म हो रहा है तो इसलिए मैं इसको ज़रा क्विकली किया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।